जनाब आज है 3 जनवरी 2024 और वेव का टॉपिक में पढ़ रहे हैं सुपरपोजिशन में पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस में पढ़ रहे हैं टू सोर्स इंटरफेरेंस में आपके सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये दिखाया जा रहा है कि किसी जगह पानी है, ये पानी है, इस पानी से भरे टैंक में दो डिपर लगे हुए हैं। कोई दो ऐसी चीजें हैं जो पानी को हिट कर रही हैं, दो डिपर लगे हुए हैं। डिपर नंबर वन से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस कम है, डिपर नंबर टू से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस ज्यादा है, और एक डिस्टेंस कम है, एक डिस्टेंस ज़्यादा है। तो डिपर नंबर वन से ए तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, डिपर नंबर टू से ए तक का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर। तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे मिल जाता है पाथ डिफरेंस, कल करा चुका हूँ। 7 - 5, द पाथ डिफरेंस इज 2 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वो वेवलेंथ पूछ चुके हैं। तो जो वेव यहाँ पे यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ है 20 मिलीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर। तो कहते हैं अगर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा हो तो हमेशा ऐसी कंडीशन में दोनों वेव्स एक दूसरे से करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर वाटर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आपको पॉइंट ए पर मिलेगी मैक्सिमम वाइब्रेशन, एक जोरदार वाइब्रेशन मिलेगी। वजह क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना। उसके बाद बी पर आ जाए। बी क्या है सर? बी में डिपर नंबर वन से जो वेव आ रही है बी पर, और डिपर नंबर टू से जो वेव आ रही है, इन दोनों में भी पाथ डिफरेंस है। कितना पाथ डिफरेंस है? तो सर डिपर नंबर वन से बी, डिपर नंबर टू से बी, इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो 6 - 5 यानी 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ का हाफ है। अगर वेवलेंथ का हाफ है तो देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे मिलती है हमें नो वाइब्रेशन। वहां पर हमें वाटर साइलेंट नजर आएगा, वहां पे पानी हमें रुका हुआ नजर आएगा। तो कल ये सवाल करा चुका हूँ, मैं याद दिला रहा हूँ। फिर हमने साउंड वेव में चले गए थे, और साउंड में भी ये सोर्स नंबर वन है, ये सोर्स नंबर टू है। इन दोनों वेव्स के सुपरपोज करने पर ये सीआरओ की स्क्रीन पे मैक्सिमम वाइब्रेशन नजर आ रही है। तो मैं समझ गया कि ए वाली जगह पे जब मैंने माइक्रोफोन को रखा होगा तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। बी वाली जगह को देखें, बी वाली जगह को देखें तो जब हम बी वाली जगह पे जाते हैं, जब हम बी वाली जगह पे जाते हैं तो बी वाली जगह पर हमें कोई वाइब्रेशन नज़र नहीं आ रही। और जब वाइब्रेशन नज़र नहीं आ रही, आप देख लीजिए बी वाली जगह पर कोई वाइब्रेशन नज़र नहीं आ रही, तो वाइब्रेशन नज़र ना आने का मतलब है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो कल ये पढ़ा चुका हूँ, मैं कल पढ़ा चुका हूँ, मैंने याद दिलाया। अब हम आज की क्लास को प्रॉपरली शुरू करने जा रहे हैं, और प्रॉपरली शुरू करने के लिए ये वाला सवाल कल मैंने आधा कराया था, आज इसको पूरा कराना चाहूंगा। क्या आधा कराया था मैंने? कल मैंने यूं आधा कराया था कि एक वेव है जो सोर्स एस से पैदा हो रही है, और सोर्स एस से पैदा होकर ये वेव जो रेड कलर की मैं वेव बना रहा हूँ, ये वेव पॉइंट एक्स तक बिल्कुल सीधी जा रही है। तो इसका रास्ता छोटा है, और कल पढ़ा चुका हूँ ये रास्ता 5 मीटर का है। और दूसरी जो वेव है वो सोर्स से ही पैदा हो रही है, उसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है, लेकिन वो एक लॉन्गर पाथ कवर करके पॉइंट एक्स पर पहुंच रही है। वो 3 + 4 यानी 7 मीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच रही है। अच्छा, कह रहे कि बताइए क्या फेज डिफरेंस होगा? फेज डिफरेंस तो कल पूरी क्लास मैंने पढ़ाई थी, पहले पाथ डिफरेंस पे, फिर मैंने पढ़ाया था फेज डिफरेंस। तो याद रखिएगा, अगर आपको मिनिमम वाइब्रेशन पॉइंट एक्स पे मिल रही है तो पक्की बात है कि सर वहां पर हो रहा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होता है, उस फेज डिफरेंस का फॉर्मूला था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और अगर पाई में लिख रहे हो तो इसका मतलब है रेडियन।
ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर आप आंसर लिख रहे हो तो यहाँ पे कोई ऑड नंबर लिखोगे, यहाँ पे कोई ऑड नंबर लिखोगे तो मैंने लिख दिया 1 पाई। ठीक है जी। और अगर आपको मिल रहा है मैक्सिमम वाइब्रेशन उस जगह पर, तो पक्की बात है कि सर वहां पर हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इवन पाई। लेकिन हम आंसर लिख रहे हैं तो इवन नंबर डाल देंगे कोई सा, और इवन नंबर डालने का मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 पाई। तो 1 पाई ऑड मल्टीपल है, 2 पाई इवन मल्टीपल है। जब हम बच्चे को फॉर्मूला याद करा रहे होते हैं तो इवन और ऑड लिख के करवाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर लिखना है तो हमें कोई सा नंबर लिख देना चाहिए। कल यहाँ तक की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, अब शुरू कर रहा हूँ आज की क्लास। रमशा बेटा आप क्लास में आ चुकी हैं? रक्षा चलें ठीक है जी, अब हम क्लास को आगे लेके चलते हैं। क्लास बेटा यूं है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्स है, साउंड की स्पीड 320 है। बेटा अलीजा आप हमारी हेल्प कीजिए, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है वेवलेंथ बराबर होती है स्पीड दैट इज 320, वेवलेंथ दैट इज 400। दोनों को डिवाइड करके बेटा वेवलेंथ हमें बता दीजिए कितनी आ रही है। 0.8 मीटर आ रही है। ठीक है जनाब, ये वेवलेंथ है। अच्छा ना, वेवलेंथ आ गई तो क्वेश्चन है कि बताइए कि ये बताइए जो पॉइंट पी है, बताइए पॉइंट पी पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जनाब पॉइंट पी पर इंटरफेरेंस अगर चेक करना है ना तो पता है क्या करो, पहले कैलकुलेट करो। पॉइंट पी नहीं बल्कि पॉइंट एक्स पे पूछ रहा होगा। हाँ एक्स के ऊपर पूछ रहा है। ठीक है जनाब, एस पे से पी, पी से एक्स, ये सारे डिस्टेंस दे रहा है। पॉइंट एक्स के ऊपर हमने बताना है कि पॉइंट एक्स के ऊपर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम। तो सुनो बेटा, पहले कैलकुलेट करो पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस होगा 7 मीटर माइनस 5 मीटर, दैट इज 2 मीटर। ठीक है ना, 2 मीटर इज द पाथ डिफरेंस। इस पाथ डिफरेंस को एक्स लेमडा के बराबर लिख दो, और इसमें से फिर x कैलकुलेट करो, दैट इज 2 अपॉन लेमडा। लेमडा 0.8 है। अब जरा आंसर अलीजा बताने से पहले रुकिएगा। कहते हैं अगर ये आंसर होल नंबर में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 आया तो देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ये नंबर 1.5 2.5 3.5 5.5 इस तरह से आया तो देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप अलीजा हमें बताइए, 2 को 0.8 से डिवाइड करते हैं तो बेटा क्या नंबर आता है? 2.5 आता है। और अगर ये 2.5 आ गया तो अब मैं आराम से लिख सकता हूँ कि जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस वैसे 2 मीटर है और ये 2 मीटर 2.5 लेमडा के बराबर है। इसका मतलब है देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है साउंड की तो नो साउंड डिटेक्टेड एट पॉइंट एक्स। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे साउंड गायब हो जाती है। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे साउंड गायब हो जाती है। ठीक है। और अभी मैं आज सुबह एडेक्सल के बच्चों को इस तरह का एक सवाल करा रहा था, तो वहाँ एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल मुझे डेली लाइफ की नजर आई, तो मेरा दिल चाहा कि आपको भी सुनाऊं। कि जो हमारी कार में साइलेंसर लगा हुआ होता है, उस साइलेंसर को अगर हटा दें तो इंजन की बहुत जोरदार शोर शराबे की आवाज आएगी अगर हम साइलेंसर को हटा दें। तो उस क्वेश्चन में जो साइलेंसर था, वो साइलेंसर एज अ क्लोज्ड पाइप यूज किया गया था क्वेश्चन में। और उसके आखिर में यही लिखा था कि जब इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस गाड़ी के इंजन की खतरनाक आवाज को गायब करा देता है। ठीक है जनाब, तो जो गाड़ी की आवाज गायब हो जाती है इंजन की, वो दर हकीकत ये एप्लीकेशन है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड से जो साउंड होती है वो गायब हो जाती है और हम बड़ी सुकून से गाड़ी बगैर शोर के चला रहे होते हैं। अच्छा जनाब, ये कल वाले सवाल का रिमेनिंग पार्ट था, अब मेरे ख्याल में आज की क्लास में करना चाहता हूँ। आज की क्लास करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन ये बहुत पुराने पेपर में से निकाला था, ये वाला। और ये पुराना सवाल जब मैं निकाल चुका तो आज की क्लास के लिए जब मैं नए सवाल निकाल रहा था तो मुझे बिल्कुल इसी टाइप का बल्कि इससे ज्यादा अच्छा सवाल एक मिल गया, जो अभी मैंने इसके नीचे कहीं कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है जी, तो इसलिए वो जो बीच में सवाल आया बड़ा अच्छा सवाल था। इस अच्छे से सवाल को मैं रोक रहा हूँ क्योंकि मैंने
ये रही, ये नए पेपर में बड़ा अच्छा सवाल आ गया, और ये सवाल मैं भी आपके साथ करने भी जा रहा हूँ, ठीक है। सवाल क्या है तो जरा गौर से सुनिएगा। अरे बेटा आयशा, आप अपने माइक्रोफोन को रेडी कीजिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ बेटा आयशा, माइक्रोफोन रेडी है? हाँ बेटा, मुझे ये बताइए कि कंस्ट्रक्टिव में क्रेस्ट पे क्रेस्ट आता है, डिस्ट्रक्टिव में क्रेस्ट पे ट्रफ उल्टा आ जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं आयशा कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैं वाई रख रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे पॉइंट वाई के ऊपर क्या हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव, वजह बेटा? बिल्कुल आपका गलत आंसर है, इसका मतलब है मुझे आपको बात समझाने की जरूरत है। अब आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि आपने बहुत ही गलत आंसर दिया बेटा, जरा गौर से सुनिएगा। ये बताइए, अगर ये बेटा वाटर की वेव्स हो, ठीक है ना, माइंड नहीं कीजिएगा, मैं पूरी बात आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। बेटा ये वाटर वेव है, इन वाटर वेव में इन वाटर वेव में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, इट इज कॉल्ड क्रेस्ट्स, ठीक है जनाब। अच्छा, जब हम क्रेस्ट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, व्हेन वी ज्वाइन क्रेस्ट्स, इट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो याद रखिएगा, जो वेव फ्रंट होता है, ये वेव फ्रंट, इट इज imaginary line which are joining the crest or peak points of the wave। तो जो वेव फ्रंट होते हैं वो हमेशा क्रेस्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वेव फ्रंट हमेशा क्रेस्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब आप खुद बताइए बेटा, आयशा, ये वेव फ्रंट है कंस्ट्रक्टिव, सॉरी ये है क्रेस्ट, ये क्रेस्ट को ज्वाइन करके वेव फ्रंट बना, और ये भी क्रेस्ट को ज्वाइन करके वेव फ्रंट बना। तो अगर ये क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है, यानी वेव फ्रंट हमेशा क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है। अब आयशा आप मुझे आंसर करके बताइए, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है क्योंकि ब्लैक लाइन हमेशा क्रेस्ट को शो करती है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है एट पॉइंट वाई, तो इस बात का क्या मतलब होगा, अब आप बताएं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है जनाब, इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव, ठीक है जी। वाई पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अच्छा एक बात, एक और बात जो मैंने डायग्राम मिटा दी, मुझे नहीं मिटानी चाहिए थी, वो ये कि ये बताइए, क्रेस्ट को मिला के तो हम लोग वेव फ्रंट बनाते हैं, ये बताइए ट्रफ को मिलाकर, सर ट्रफ को मिला के ये लोग कुछ बनाते ही नहीं है, कुछ नहीं बनाते। तो याद रखिएगा, ये ट्रफ को मिला के नहीं बनाते, तो याद रखना जो जगह ब्लैंक होती है ना, दर हकीकत इन दोनों के बीच में ट्रफ होते हैं। जो जगह ब्लैंक होती है जिसको ये लोग नहीं बनाते, वो दर हकीकत ट्रफ होते हैं, ठीक है जनाब। तो अब आपसे अगर मैं ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं आयशा, आप ही मुझे बताएं, पॉइंट एक्स के ऊपर आपके ख्याल में कौन किसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा होगा, आप बताइए। पॉइंट एक्स पर, पॉइंट एक्स के ऊपर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, वाई के ऊपर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट था, जो कि आपको मैंने गलत कह दिया था, अगर आपको याद है, वाई के ऊपर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, हो गया। जल्दी से एक्स को फाइनल कीजिए, आपको क्या नजर आ रहा है? जी अब आप सही बोल रही हैं, सही बोल रही हैं, हिम्मत कीजिए, सही बोल रही हैं, बोले बोले बोले। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रीजन बोले? सर ये जो एक्स है ना, इसके ऊपर डिपर नंबर 2 से वेव फ्रंट आ रहा है, पक्की बात है ये वेव का क्रेस्ट होगा, ठीक है। और डिपर नंबर 1 से सर ये जगह खाली है, डिपर नंबर, मैं गलत बोल रहा हूँ, डिपर नंबर 1 का क्रेस्ट है, ये जो एक्स वाली जगह है, एक्स वाली जगह, सर ये एक्स वाली जगह, ये डिपर नंबर 1 से बनने वाला क्रेस्ट है, ठीक है जनाब, ये डिपर नंबर 1 से बनने वाला क्रेस्ट है, ठीक है। और डिपर नंबर 2 से ये ट्रफ बना होगा, जो कि आप बनाते ही नहीं है, नहीं बनाते, ये जो मैं ग्रीन बना रहा हूँ ये चीज नहीं बनाते, और अगर नहीं बनाते तो इसका मतलब है एक्स के ऊपर ना, सर क्रेस्ट के ऊपर आ रहा होगा ट्रफ, इसलिए एक्स के ऊपर मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, वाई पर दोनों ब्लैक लाइनें एक दूसरे से मिल रही हैं, सर क्रेस्ट पे क्रेस्ट है, एक्स के ऊपर सर एक ब्लैक लाइन है, दूसरी लाइन नहीं बनी हुई है, और अगर नहीं बनी हुई तो सर इसका मतलब ये हुआ कि डिपर नंबर 2 का ये ट्रफ वाला वेव फ्रंट होगा जो इन्होंने नहीं बनाया है,
ट्रफ वाला बनाते ही नहीं है। और मैं बहुत पुराना पास पेपर देखा, उन्होंने बहुत अच्छा किया था, ट्रफ वाले को डॉटेड में बना के दिखा रहे थे, ताकि बच्चे को समझाने में आसानी हो कि भाई डॉटेड का मतलब होता है कि ट्रफ वाला है, और डार्क लाइन का मतलब होता था क्रेस्ट वाला है। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि ये लोग बनाते ही नहीं है। तो जो नहीं बनाते बेटा उसको रट्टा, और ये सवाल ही उसने पूछा, बताओ एक्स पे क्या हो रहा है? जवाब है सर एक्स के ऊपर हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है। अच्छा बेटा अलीजा, आप एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं और आई होप कि आप मुझे सही जवाब देंगी। अलीजा बेटा मुझे ये बताइए कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसको मैं पी लिख रहा हूँ, बताइए पी पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा? वजह बताइए। जी सर, ट्रफ पे ट्रफ है, जबरदस्त जी। क्योंकि बिल्कुल सही आपने बताया सर, ये बनाते ही नहीं है ये वाला। जब ये वाला बनाते ही नहीं है तो ये भी ट्रफ है, और ये इसका भी ट्रफ है, बनाते ही नहीं है। ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ गया, इसलिए पॉइंट पी जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या सीखा आपने? सर हमने सीखा ये कि जहाँ डार्क सर्कल बना हुआ है वो क्रेस्ट है, तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आना इट इज विजिबल, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आना इट इज विजिबल। ठीक है जनाब। सर इस जगह पर आ जाए, सर इनविजिबल है ट्रफ के ऊपर ट्रफ आना, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। एक्स के ऊपर सर क्रेस्ट विजिबल है, ट्रफ इनविजिबल है, तो क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ गया है, इसलिए यहाँ पर होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपने बेटा बहुत अच्छा आंसर कर लिया है, एंड आई होप कि ये सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं किसी दूसरे बच्चे से पूछूंगा, बस जरा जल्दी जल्दी बता देना, ताकि मुझे इसको आगे बढ़ाने में मुझे हेल्प मिले। अरीशा बेटा जल्दी से बता दो, एक्स पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है और क्यों? जल्दी से अरीशा। अच्छा ये बताना इस पी पर क्या हो रहा है? अच्छा बताना क्यू पर क्या हो रहा है? ट्रफ पे ट्रफ। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जो जगह ब्लैंक होती है वहां पे ट्रफ होता है, और जहाँ क्रेस्ट होता है वहां पे सब कुछ नजर आ ही रहा होता है। ठीक है जी। तो ये बेटा कल भी मैं इसके ऊपर कल अच्छा खासा टाइम लगा चुका हूँ, और मैं आपसे चाहूंगा कि बेटा ये दो सवाल ऐसे हैं जिसको मैं होमवर्क लिख के दे रहा हूँ। एक ये वाला सवाल देखिए, इस सवाल में भी वही वाली बात है कि पॉइंट ए से एक वेव जा रही है सी की तरफ। ठीक है जनाब, पॉइंट ए से मैं करा नहीं रहा, ये सवाल ए से जा रही है सी की तरफ, और एक दूसरी वेव है जो उसी जिस जगह से बन रही है, ब्लू कलर की बना रहा हूँ, वो यूं करके आ रही है, और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ सुपर पोजिशन करेंगे। और ये सवाल नवंबर 2019 पेपर 22 का क्वेश्चन है। तो मैं आपसे इसमें चाहूंगा कि आप मुझे ये वाला सवाल होमवर्क करके भेजें, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो सवाल मैं अभी आपको नहीं करा रहा, ये दोनों होमवर्क दे रहा हूँ, और आप सारे बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे इसको सॉल्व करके इसका पूरा प्रॉपरली मुझे आंसर करके देंगे, पूरा सवाल करके देंगे। ठीक है। अच्छा आज की क्लास में बेटा मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, और आगे बढ़ने के लिए हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए कल तक मैंने इंटरफेरेंस कराया है वाटर वेव्स का, कल तक मैंने इंटरफेरेंस कराया है साउंड वेव का, आज मैं इंटरफेरेंस कराना चाहता हूँ लाइट वेव्स का। और लाइट के इंटरफेरेंस को करने के लिए तमाम टीचर ये हेडिंग देते हैं, आप भी हेडिंग दीजिए बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये क्या चीज़ है, तो जरा इसको मैं समझाता हूँ, पहले एक हेडिंग दे लें, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक। अच्छा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले जरा इस वाली बात को समझिएगा, पहली बात को कि लाइट के बारे में फिजिक्स में दो थ्योरीज हैं। लाइट की पहली थ्योरी न्यूटन के नाम से है। न्यूटन कहता है कि लाइट पार्टिकल है, जिसका नाम न्यूटन ने रखा था कॉर्पसल। न्यूटन के ही दौर में एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था हाइजन। हाइजन ने कहा था लाइट वेव है। ठीक है जनाब। लाइट के वेव थ्योरी को पेश किया हाइजन ने, लेकिन हाइजन के पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था कि वो लाइट को वेव प्रूफ कर सके, इसलिए हाइजन की बात को साइंसदानों ने रिजेक्ट कर दिया था। और न्यूटन का इतना बड़ा नाम था फिजिक्स में कि न्यूटन के मुताबिक लाइट को लोगों ने पार्टिकल एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा हाइजन की इस थ्योरी के तकरीबन 100 साल के बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में वो पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जो लाइट को प्रूफ करता है कि लाइट वेव है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि यंग से पहले
लाइट को वेव प्रूफ करने का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमारे पास नहीं था। थॉमस यंग वो पहला साइंटिस्ट है जिसने लाइट को वेव के तौर पर पूरी दुनिया को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि देखिए लाइट वेव है। ठीक है। अच्छा, यंग से पहले लोग क्यों फेल हो रहे थे हाइजन की बात को प्रूव करने में, तो वो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। और ये बात आपके कोर्स में जब भी मैं करा रहा हूँ, वरना मैं इधर उधर की लंबी लंबी सुनाता कभी भी नहीं हूँ। तो जरा सुनिएगा। कहते हैं यंग से पहले साइंटिस्ट लाइट का इंटरफेरेंस सर्च करने के लिए दो अलग अलग लैंप जलाते थे, लैंप नंबर 1, लैंप नंबर 2। दो अलग अलग लैंप जलाते थे, और इन दोनों लैंप्स की लाइट, ठीक है जनाब, जब किसी स्क्रीन पर इंसिडेंट कराते थे तो वो एक्सपेक्ट करते थे कि जिस तरह साउंड का, जिस तरह वाटर वेव्स का इंटरफेरेंस होता है, इसी तरह लाइट का इंटरफेरेंस भी हमें स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। उसी तरह हमें लाइट का इंटरफेरेंस भी स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। वो एक्सपेक्ट यही करते थे। लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी जब हम लाइट के दो सोर्स जलाते हैं, टू लाइट सोर्सेज जब कभी यूज करते हैं, जब कभी टू लाइट सोर्सेज यूज करते हैं, तो टू लाइट सोर्सेज से कभी भी स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलता ही नहीं है। ठीक है। जबकि पानी में आराम से नजर आता है। मैंने कल आपको यूट्यूब की वीडियो दिखाई थी, दो बंदे बैठे हुए थे पानी के अंदर वाइब्रेशन कर रहे थे, बेहतरीन इंटरफेरेंस नजर आ रहा था। साउंड का इंटरफेरेंस भी हो जाता है, लेकिन लाइट का इंटरफेरेंस कभी भी टू डिफरेंट लाइट लैंप से पॉसिबल नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? तो वो A2 की फिजिक्स में पढ़ाएंगे कि लाइट की जब वेव्स पैदा होती है ना, तो लाइट की वेव जब कभी दो हम अलग अलग सोर्स से लाइट जलाते हैं, तो वो दोनों लाइट के सोर्स कभी भी एक दूसरे के साथ कोहेरेंट नहीं हो पाते। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? हर चीज सेम होना। लाइट की वेव इतनी छोटी छोटी वेव्स होती हैं, वेवलेंथ उनकी इतनी छोटी होती है कि उनकी दो अलग अलग लैंप जलाकर देखने में लगता है कि दोनों के कलर एक जैसे हैं, देखने में लगता है दोनों की लाइट की वेवलेंथ एक जैसी है, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो कभी भी दो लैंप अलग अलग जलाकर साइंसदान लाइट का इंटरफेरेंस स्क्रीन पर ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो जनाब थॉमस यंग ने कहा कि मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। उसने तरीका क्या करा सर? उसने तरीका ये करा कि उसने लैंप एक जलाया, सोर्स उसने एक रखा, लेकिन इस एक सोर्स के सामने जो स्क्रीन थी ना बेटा, उस स्क्रीन और सोर्स के बिटवीन में उसने लाके रख दिया ये एक फॉर एग्जांपल ये कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड में उसने कर दी दो स्लिट्स। ठीक है जनाब, आप देख लीजिए, इट इज स्लिट नंबर 1, इट इज स्लिट नंबर 2। उसने कर दी दो स्लिट्स, ये स्लिट नंबर 1 है, ये स्लिट नंबर 2 है। दो स्लिट्स कर दिए, दो सुराख कर दिए। अब इन दोनों स्लिट से जो लाइट की वेव्स इमर्ज होंगी, ठीक है जनाब, ये स्लिट नंबर 1 में से इमर्ज हो रही है। ठीक है जनाब, मैं डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बना सकता। और ये स्लिट नंबर 2 से इमर्ज हो रही है। ये दोनों जो लाइट की वेव्स हैं सर, इन दोनों का सोर्स एक है। और जब दोनों का सोर्स एक है, क्योंकि लैंप एक ही है, एक ही लैंप से दो लाइट, मतलब एक ही लैंप से लाइट निकल रही है, उस लाइट को दो स्लिट से पास कराकर हमने दो सोर्सेज की तरह काम करा लिया। तो अब इन दोनों सोर्सेज में पैदा हो जाता है कोहेरेंस, और पूरी प्रॉपर वर्डिंग बोलते हैं फेज कोहेरेंस। तो ये फेस कोहेरेंस थॉमस यंग से पहले किसी को इस बात का शऊर नहीं था। हर बंदा एक्सपेरिमेंट करते वक्त दो लैंप जलाता था और इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता था। थॉमस यंग ने कहा भाई पॉसिबल नहीं है, आप एक लैंप जलाओ, उस एक लैंप की लाइट को दो स्लिट से पास कराओ, फिर आपको इंटरफेरेंस मिल जाएगा। ठीक है जनाब। तो इस वाली बात को मैं अभी यहाँ प्रॉपर लिखना नहीं चाह रहा, अभी पास पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा तो वो पूछ लेगा आपसे यही वाली बात, तो मैं वहां पे आपको प्रॉपर वर्डिंग लिखवा दूंगा। अलबत्ता अभी मैं आपको आज की क्लास के अंदर जो काम की बात सिखाना चाह रहा हूँ बेटा, वो ये कि जरा जल्दी से एक फार्मूला बना लें, जिस फार्मूले पे आज मैं सारे सवाल कराने जा रहा हूँ। फार्मूला बेटा ये होगा, जरा फार्मूला नोट कीजिएगा। फार्मूला ये होगा कि ये दो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स के सामने ये बेटा स्क्रीन रखी हुई है, ये स्क्रीन रखी हुई है, और इस स्क्रीन का ये सेंट्रल पॉइंट है,
स्क्रीन का बेटा ये सेंट्रल पॉइंट है, और जो सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट को मैंने लिखा कि ये जो बेटा सेंटर है ना, ये सेंटर, पहली बात तो ये कि सेंटर सर ये हमेशा ब्राइट होता है। क्यों ब्राइट होता है, अब इसकी वजह भी बताऊंगा। ठीक है ना, अब स्क्रीन का सेंटर हमेशा ब्राइट होगा, यहाँ पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी कलरिंग करूंगा, मैं कलरिंग करने के लिए थोड़ी लाइनें बना रहा हूँ ऊपर और नीचे। लेकिन सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि जो सेंट्रल पॉइंट है, द सेंट्रल पॉइंट इज ऑलवेज ब्राइट, द सेंट्रल पॉइंट इज ऑलवेज ब्राइट। अलबत्ता जिसके अंदर मैं कलर कर रहा हूँ, आप समझ लें ये डार्क है। ठीक है ना, अब जो मैं कलर कर रहा हूँ ये हिस्सा डार्क है। और जितनी मैंने वाइड कलरिंग की है, प्रैक्टिकली कोई इतनी डार्क, इतनी वाइड नहीं होती है, बहुत नैरो फ्रिंजेस बनती हैं वगैरह वगैरह। ठीक है जनाब। अच्छा बेटा, अब इसमें याद क्या करना, गौर से सुनिएगा। सर स्लिट नंबर 1 और स्लिट नंबर 2, इन दोनों के बिटवीन की जो सेपरेशन होगी ना, उसे हम लोग लिखेंगे स्मॉल ए। बेटा लिखिएगा स्मॉल ए क्या है। सर स्मॉल ए का नाम है सेपरेशन ऑफ स्लिट्स, सेपरेशन ऑफ स्लिट्स। स्लिट्स की सेपरेशन स्मॉल ए है, स्लिट्स की सेपरेशन स्मॉल ए है। फिर स्लिट से लेकर सामने स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस वाले डिस्टेंस को हमेशा लिखेंगे कैपिटल डी। ठीक है जनाब। तो कैपिटल डी क्या है, सर कैपिटल डी है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, स्लिट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, इट इज कैपिटल डी, इट इज कैपिटल डी। तो बेटा ये स्क्रीन है और ये दो स्लिट्स आपको ऑलरेडी नजर आ रही हैं। अच्छा बेटा, जो लाइट आएगी, लाइट की वेवलेंथ सर हमेशा कैपिटल लैम्डा होगी, इसको तो बताने की जरूरत नहीं, लैम्डा वेवलेंथ होती है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में होगा बेटा ये कि जितनी सामने स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस बन रही हैं, इन फ्रिंजेस की आप कह ले जो विड्थ होगी, या इसको हम लोग कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग, पहले इसका नाम लिख लें, फ्रिंज स्पेसिंग। इजी वर्डिंग में फ्रिंज स्पेसिंग है फ्रिंज की विड्थ, या दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का गैप, दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का गैप, या दो डार्क फ्रिंजेस के बिटवीन का गैप। तो याद रखिएगा ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर बीच में डार्क आएगी, फिर ब्राइट है, फिर डार्क आएगी, फिर ब्राइट है, फिर डार्क आएगी। तो जहां जहां बेटा मैंने बी लिखा है, ये बी दर हकीकत ब्राइट फ्रिंज को शो कर रही है, और जहां जहां बेटा मैं डी लिख रहा हूँ, ये डार्क फ्रिंज को शो कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि दो डार्क के बिटवीन का जो डिस्टेंस है, दो डार्क के बिटवीन का जो डिस्टेंस है, इट इज एक्स। तो एक्स है दो डार्क के बिटवीन का डिस्टेंस, दो फ्रिंजेस के दरमियान की सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन टू फ्रिंजेस। ठीक है ना। और याद रखिएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सारी फ्रिंजेस सेम साइज की होती हैं। जब सब सेम साइज की होती है तो सबके दरमियान की सेपरेशन भी हमेशा सेम होती है, सेपरेशन भी हमेशा सेम होती है। ठीक। अच्छा, आज के सवालों को करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। पहली बात, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सर फॉर्मूला है x इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर ए, x इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर ए। भाई ये फॉर्मूला कॉपी कर लो, आज की क्लास के सारे सवाल इसी फॉर्मूले से। x इज इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर ए। ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर ए। ठीक है जी, ये फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। और इस फॉर्मूले को कॉपी करने के अलावा जो एक और बहुत काम की बात है वो भी मैं लिखना चाहूंगा, पहले जरा इसको कॉपी कर लें। और वो भी मुझे लगता है मुझे इसी डायग्राम में लिखना चाहिए, वरना अलग से लिखने में मुझे दोबारा ड्राइंग करना पड़ जाएगी। जरा बड़ा सुनना, ये बताइए, इसको मैंने यहाँ से एरेस कर दिया, या चले इसको बना रहने दो, कोई मसला नहीं। जरा सुनिए, ये बताइए जो लाइट स्लिट नंबर 1 से सेंटर तक आ रही है, जो लाइट स्लिट नंबर 2 से सेंटर तक आ रही है, बताइए स्लिट नंबर 1 और स्लिट नंबर 2 दोनों से जो लाइट सेंटर की तरफ आ रही है, दोनों
की लेंथ बिल्कुल इक्वल है, इसकी लेंथ बिल्कुल इक्वल है, और अगर दोनों की लेंथ इक्वल है तो दोनों के पाथ इक्वल है, और जब दोनों के पाथ इक्वल हैं तो हम कहते हैं सेंटर ब्राइट के लिए सेंटर ब्राइट के लिए याद कर लो भाई, पाथ डिफरेंस होता है हमेशा जीरो। सेंटर के लिए पाथ डिफरेंस होता है हमेशा जीरो। दोनों तरफ से आने वाली स्लिट नंबर वन, स्लिट नंबर टू, दोनों से इक्वल डिस्टेंस कवर करके लाइट आएगी सेंटर पर, इसलिए पाथ डिफरेंस होगा जीरो। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली जो ब्राइट फ्रिंज है, सेंटर के बाद ये वाली, इन दोनों के पाथ इक्वल नहीं है, दोनों के पाथ में डिफरेंस आ जाएगा, और ये पाथ डिफरेंस होगा 1 लैम्डा हमेशा। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, इसको मैंने कह दिया B1, ये B0 का मतलब सेंटर वाली, ये खाली B कह लेना, खाली B0 अजीब सा लगेगा। B सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, पाथ डिफरेंस जीरो। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा। अच्छा सेकंड ब्राइट फ्रिंज बाई 2 लैम्डा। अच्छा बेटा थर्ड ब्राइट फ्रिंज 3 लैम्डा। तो बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, सेकंड के लिए 2 लैम्डा, थर्ड के लिए 3 लैम्डा। ये बात नोट कर लीजिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाँ बेटा बोले बोले बोले। हाँ बिल्कुल सही आपने कह दिया, मैं ये वाली बात भी आपके लिए ऐड कर देता हूँ। सेंटर के नीचे B1, इसका भी पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, B2 2 लैम्डा, B3 3 लैम्डा। बिल्कुल सही आपने बेटा अलीजा बात कही है। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद सर ये जो बीच में डार्क फ्रिंजेस आ रही हैं, इनके लिए भी कोई पाथ डिफरेंस है? हाँ भाई इनके लिए भी पाथ डिफरेंस याद करो जरा, सुनना। डार्क फ्रिंज नंबर वन डार्क फ्रिंज नंबर वन सर इसका पाथ डिफरेंस होगा 1/2 लैम्डा। डार्क फ्रिंज नंबर टू सर इसका पाथ डिफरेंस होगा 3/2 लैम्डा। डार्क फ्रिंज नंबर थ्री सर पाथ डिफरेंस होगा 2.5 लैम्डा। अब आप खुद अगर गौर करें तो ये नंबर की सीक्वेंस खुद ब खुद सही तो चल रही है। जीरो 0.5 लैम्डा, 1 लैम्डा 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा 2.5 लैम्डा, 3 लैम्डा 3.5 लैम्डा। तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द कॉमन सेंस बात चल रही है कि सर इसके अंदर किस तरह से हमने पाथ डिफरेंस को फिट किया हुआ है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस जीरो, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज 1 लैम्डा, सेकंड ब्राइट फ्रिंज 2 लैम्डा, थर्ड ब्राइट फ्रिंज 3 लैम्डा। डार्क में फर्स्ट डार्क फ्रिंज 1/2 लैम्डा या 0.5 लैम्डा एंड सो ऑन। तो अगर आपने भाई ये बातें लिख ली ना जो मैंने भी लिखी हुई है, सारे सवाल आप आराम से निकाल लोगे, सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से निकलेंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह आपको बहुत आसान लगेगा, यंग डबल स्लिट आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है जी। एक तो ये मैंने आपकी तैयारी करा दी है, एक चीज हो गई। अच्छा एक और चीज पहले से सीख लो ताकि जब क्वेश्चन के बीच में आए तो आपको तंग ना करे। पहले आप मुझे इसको ओके करें। आयशा बेटा यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? आयशा, आयशा बेटा यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा अब मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ना वो लेकर आ जाएगा ग्राफ, और अब ग्राफ लेकर आ जाएगा तो ग्राफ की एक बात मैं सारे बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, जरा वो वाली बात इस पे सीख लीजिए मेरे साथ। क्या? सर कभी भी हमें ग्राफ दे, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। ठीक है जनाब, x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। अब इसने क्या करा, x आपको अभी मैंने बताया फ्रिंजेस का साइज है। ठीक है जनाब, x क्या है, फ्रिंजेस का साइज है, और कैपिटल D क्या है, स्क्रीन का डिस्टेंस है। इन्होंने क्या करा कि y एक्सिस के ऊपर x को रख दिया, x का मतलब फ्रिंजेस का साइज, और x एक्सिस पे D को रख दिया, और आपको एक ग्राफ दे दिया। ये आपको एक ग्राफ दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ ये रहा, ये ग्राफ है। ठीक है जी। सर अगर ये ग्राफ है तो अगर बेटा ये बताओ मैं x अपॉन डी कर लूं, तो आपको पता है x वो क्वांटिटी है जो आपने y एक्सिस पे रखी हुई है, और d वो क्वांटिटी है जो आपने x एक्सिस पे रखी हुई है। ठीक है जी। अच्छा लेमडा की अभी हम कोई बात नहीं कर रहे, a की अभी हम कोई बात नहीं कर रहे। इस बात को पक्का कीजिए, रमशा आप अपना माइक्रोफोन खोलें और इस बात को रट्टा लगाइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक क्वांटिटी को y एक्सिस पे रखा हुआ है, इट इज x। x क्या है सर? x है फ्रिंजेस का साइज। दूसरी क्वांटिटी एक्स एक्सिस वाली है d, सर ये स्क्रीन का डिस्टेंस। अगर
एक्स वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी और एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी दोनों आपस में डिवाइड हो रही हो, तो फिजिक्स में इस चीज को कह देते हैं ग्रेडियंट, क्योंकि ग्रेडियंट होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। रमशा आप मैथ की स्टूडेंट नहीं है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ। रमशा बेटा बताना, अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें जगह जगह बोलेगा ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, तो ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? ग्रेडियंट के बारे में आपको अभी आपके फिजिक्स के टीचर ने क्या बात सिखाई है, उसमें से कुछ बोल के बताइए रमशा। हाँ सही। हमेशा सर वो क्वांटिटी जो वाई एक्सिस पे रखी हुई हो, हमेशा वो क्वांटिटी जो एक्स एक्सिस पे रखी हुई हो, उन दोनों का जो रेशो होता है, इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। एक बात तो ये मैंने सिखा दी, एक और बात जरा सीख लीजिए, वो भी मैथ की बात है, और वो भी किसी बायो के स्टूडेंट से ही पूछूंगा। इफरा तुम्हारे पास मैथ का सब्जेक्ट है, बायो का सब्जेक्ट है इफरा? इफरा बेटा तुम्हारे पास मैथ है, बायो है? इफरा शायद हमें नहीं बात सुन पा रही है हमारी। अच्छा जी, ये जरा देखिए, ग्रेडियंट होता है वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी। एक लाइन ये आपके सामने बनी हुई है, मैंने आपसे कहा कि इस लाइन को सामने रखते हुए एक नई लाइन बनाओ। एक लाइन आपके सामने बनी हुई है, मेरी फरमाइश है एक नई लाइन बनाओ। ऐसी नई लाइन बनाओ जिसका ग्रेडियंट इस वाली लाइन के ग्रेडियंट का डबल होना चाहिए, ये मेरी फरमाइश है। एक नई लाइन बनाओ, और जो नई लाइन बनाओगे उस नई लाइन का ग्रेडियंट इस गिवन लाइन का डबल ग्रेडियंट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो जरा इसका आंसर सुनिएगा। सर आंसर ये है कि हम इस लाइन पर ना, सर हम इस लाइन के ऊपर अपनी मर्जी से कोई सा भी एक पॉइंट ले लेंगे, अपनी मर्जी से। ठीक है, हमें ग्रेडियंट डबल करना है। सर ग्रेडियंट डबल करना है ना, तो आप क्या करें, ग्रेडियंट डबल करने के लिए उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को डबल कर दें बस। सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को डबल कर दें। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, वाई पे जाए 1 2 3, वाई कोऑर्डिनेट 3 है। मैंने आपसे क्या बोला, अगर ग्रेडियंट डबल करना है तो खाली वाई कोऑर्डिनेट को डबल कर दो। तो 3 का डबल बेटा क्या होगा, 6। तो 3 ये रहा, 4 5 6, 6 ये रहा। और इस 6 को पकड़ के आप लाइन बना दोगे, और ये एक ऐसी लाइन होगी जिसका ग्रेडियंट होगा डबल ग्रेडियंट। ये होगा डबल ग्रेडियंट। सवाल, सर कभी अगर मैं आपसे ये फरमाइश कर दूं कि जो ग्रीन लाइन बनी हुई है इसका आधा ग्रेडियंट बनाना है, आधा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आधा करना है। सर ग्रेडियंट आधा करना है ना, आधा करना है। तो दो बातें हैं, या तो एक्स कोऑर्डिनेट को डबल करा दो, वाई पकड़ के इसके एक्स कोऑर्डिनेट को डबल करा दो। ठीक है जनाब, वाई वही रखो, एक्स कोऑर्डिनेट को डबल करा दो। अगर एक्स कोऑर्डिनेट को डबल करने के लिए मैं कह दूं इसी इसी पॉइंट के ऊपर रहकर एक्स कोऑर्डिनेट को डबल, तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, 5 का डबल क्या होगा, 10 होगा। 10 पे चले जाओ, 5 6 7 8 9 10, 10 ये रहा। उसी लाइन में रहते हुए 10 पर आ जाओ, और जब 10 पर आ जाओगे तो ये वाली जो लाइन है ना, इसका ग्रेडियंट डबल हो गया। तो अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट को डबल कर दूं तो ग्रेडियंट डबल हो जाता है। और अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट को डबल कर दूं, कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लो अपनी मर्जी से, पूरी लाइन पे कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लो, उस पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को डबल करोगे और नया पॉइंट उसी के ऊपर जाके बना दोगे, तो ग्रेडियंट डबल हो जाएगा। और अगर तुमने एक्स कोऑर्डिनेट को डबल करा तो उसका ग्रेडियंट आधा हो जाएगा। आयशा, आप मैथ की स्टूडेंट है, मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमें सर कोई ग्राफ देंगे और सवाल में बोलेंगे नया ग्राफ बनाओ, उस नए ग्राफ में मुझे ग्रेडियंट डबल करना होगा। आयशा आप हमें बताएं, ग्रेडियंट डबल करने के लिए क्या टेक्निक है? वाई कोऑर्डिनेट को डबल कर देंगे, बिल्कुल सही आपने बताया। ठीक है जी। अच्छा बेटा रमशा आप हमें बताएं, मैं किसी लाइन के ग्रेडियंट को आधा करना चाहता हूँ, क्या कर दूं? किसका हाफ ले लेंगे? मैंने दो, तुमने जो बात मैंने सिखाई तुमने उसके मुताबिक नहीं बोला। मैंने ये बात सिखाई, ऑल्दो कि तुम्हारी बात भी गलत नहीं है। 5 का आधा 2.5 होगा, वो बोलने में आप गलती कर रही हो। सर एक्स कोऑर्डिनेट को डबल कर दें बस। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 5 3 था, ये मैंने एक्स कोऑर्डिनेट 10 3 कर दिया। तो आप देख रहे हो मैंने खाली एक्स कोऑर्डिनेट को डबल कर दिया बस। एक्स, ठीक है, हम उस लाइन के ऊपर कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ेंगे, उस पॉइंट में एक्स की वैल्यू को, एक्स कोऑर्डिनेट को डबल कर दोगे तो ग्रेडियंट आधा हो जाता है।
और कभी भी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को डबल कर दो तो ग्रेडियंट डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक नॉलेज दे दी है और ये सवालों में काम आएगी। अब चलते हैं हम अपने सवालों में। अब आ जाइए क्वेश्चन में। ठीक है जी, क्वेश्चन वाली शीट पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन वाली शीट पे जब वापस आते हैं तो देखें कहाँ से सवाल शुरू होते हैं। या चलें पहले ये वाला कर लेना जो अभी मैंने आपको सिखाई है बात, वो भी मुझे यहाँ नजर आ गई है। जरा देखिएगा अपने सवाल को, और अगर आप लिखते हैं तो लिख लें ये नवंबर 2019 का 2021 का सवाल है। देखना बेटा, नवंबर 2021, पेपर 23, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या रहे हैं? पहली बात कह रहे हैं कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 690 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ बता दी है, और इसका टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, और इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। तो ये यंग डबल स्लिट का सवाल नहीं है, लेकिन सवाल है बड़ा आसान सा, तो कर लेना चाहिए। ये बताइए स्पीड ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है। स्पीड ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है। सर स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 एक्सपोनेंट 8। सर फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम। सर वेवलेंथ है 690 नैनोमीटर। नैनो, नैनो का मतलब एक्सपोनेंट -9। अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम को बेटा उधर ले जाइएगा तो टाइम बराबर हो जाएगा 690 नैनोमीटर, और इस 3 एक्सपोनेंट 8 को नीचे ले आइएगा, सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये एक आसान सा सवाल है, ये यूनिट 1 का सवाल है देखा जाए तो। आपको मैंने ये बीच में आ गया तो मैंने करा दिया, लेकिन असल मेरा सवाल अब नीचे है, मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ। आ जाइए मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि वी हैव अ 2 सोर्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। इस 2 सोर्स एक्सपेरिमेंट में ये स्लिट नंबर 1, ये स्लिट नंबर 2, दोनों के बिटवीन का गैप स्मॉल a, जो मैं भी पढ़ा कर आया हूँ। दोनों के दरमियान गैप कैपिटल D, मैं भी पढ़ा कर आया हूँ। अब आपसे कह रहे हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले येलो पेज पे आपको बात समझाई, कि इन्होंने वाई एक्सिस पर स्मॉल एक्स को रख दिया और एक्स एक्सिस के ऊपर कैपिटल डी को रख दिया। ठीक है जनाब, और कह रहे हैं कि इस लाइन के ग्रेडियंट को कैपिटल जी से डिनोट करना, कैपिटल जी से डिनोट करना। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन में फरमाइश है, फरमाइश क्या है तो जरा सुनिए। सर हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल टू लेमडा डी ओवर ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में मुझे ग्रेडियंट लाना है, तो ग्रेडियंट कैसे लेकर आए? सर ग्रेडियंट लाने के लिए x अपॉन डी को एक तरफ करा ले। आपने x अपॉन डी को क्यों एक तरफ कराया? तो अभी मैं येलो पेज पे समझा चुका हूँ कि सर ये जो x है ना, ये ग्राफ में y एक्सिस के ऊपर आ रही है, और जो कैपिटल D है ना सर, ये ग्राफ में x एक्सिस के ऊपर आ रही है। तो जो क्वांटिटी y एक्सिस पर आ रही है डिवाइडेड बाय जो क्वांटिटी x एक्सिस पर आ रही है, इन दोनों का रेशो, इट बिकम्स ग्रेडियंट, एंड ग्रेडियंट इज कैपिटल G इक्वल टू लेमडा ओवर ए डिवाइड है। सवाल है, आपने एक्सप्रेशन निकालनी है ए के लिए, स्मॉल ए के लिए एक्सप्रेशन बनानी है। तो स्मॉल ए बेटा इधर आ गया, तो ये बन गया जी ए इक्वल टू लेमडा। ए को सब्जेक्ट बनाना है तो ए बराबर हो जाएगा लेमडा अपॉन जी। तो बेटा नोट कीजिएगा, ए बराबर हो गया लेमडा अपॉन जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 के पेपर में। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो हमें इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा। बस ग्राफ की जो नॉलेज अभी मैंने आपको दी है, उसी ग्राफ की नॉलेज को यूज करते हुए आपने ग्रेडियंट लिखा। ग्रेडियंट होता है द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को मैंने कैपिटल जी से डिनोट किया, एंड दिस कैपिटल जी इक्वल टू लेमडा अपॉन ए को बेटा मैंने सब्जेक्ट बनाया, तो ए इक्वल्स टू लेमडा अपॉन जी। ठीक है जी, रमशा आपके पास बुक है, अगर आप अपनी रीड एंड राइट की बुक में जाएं तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है जी, और जब ये क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाए तो उसी पे अगर आप लिख लेंगी तो यकीनन आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन मेरे से मिस, ये जी क्वेश्चन आ गया जी। क्वेश्चन है नवंबर 2021। अच्छा जी, क्वेश्चन अभी और चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विथ स्लिट सेपरेशन 2a। जरा गौर से सुनिएगा,
स्लिट की सेपरेशन को 2a कर दिया, स्लिट की सेपरेशन को इंक्रीज कर दिया, 2a का मतलब डबल कर दिया। बताइए अगर a को डबल कर दिया, सवाल में लिखा हुआ है a को डबल कर दिया, तो a को डबल किया है, लिखा है वेवलेंथ अनचेंज, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं ला रहे। अगर a इंक्रीज कर दिया तो यकीनन ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा, ए डबल करा है तो ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा। सवाल है स्केच आ ग्राफ, नया ग्राफ बनाना है इसी पेज के ऊपर। नया ग्राफ बनाने का मतलब अगर ए डबल किया है तो ग्रेडियंट को आधा करना है, ए डबल किया है तो ग्रेडियंट को आधा करना है। और अगर ग्रेडियंट को आधा करना हो तो आयशा मुझे बताइए ग्रेडियंट को आधा करने के लिए क्या करते हैं? ग्रेडियंट को आधा करना हो तो क्या करते हैं? ग्रेडियंट को आधा करना हो तो क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू को डबल कर देते हैं। ठीक है, अगर आप एक्स की वैल्यू को डबल करना चाह रहे हैं तो गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक गिनूँ 1 2 3, 3 डिवीजन, 4 5 6 डिवीजन, तो ये जो 3 डिवीजन पर आ रहा है, अगर मैं 3 को डबल कर दूं इसी लाइन में रहते हुए तो ये मैं 6th डिवीजन पर आ गया। और जब मैं 6th डिवीजन पर आ गया तो आपने बेटा बिल्कुल सही कहा कि इस वाले पॉइंट के लिए अगर देखा जाए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 था, वाई कोऑर्डिनेट 1 था, यानी मैं 5 स्मॉल डिवीजन को 3 लिख रहा हूँ, 1 2 3, और ये 5 स्मॉल डिवीजन को मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ। तो ये 3 1 था। मैंने कहा भी ग्रेडियंट डबल करना है तो आपने सही कहा सर एक्स कोऑर्डिनेट को डबल कर दें। जब आप एक्स कोऑर्डिनेट को डबल करोगे तो इट बिकम 6 1, और जब मैंने 6 1 बनाया तो 6 1 बना के ये वाली लाइन बनेगी, एंड दिस लाइन हैविंग डबल ग्रेडियंट, दिस लाइन हैविंग डबल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को मैंने डबल कर दिया, सॉरी ग्रेडियंट को मैंने आधा कर दिया, ग्रेडियंट को मैंने आधा कर दिया। ग्रेडियंट को कैसे आधा करते हैं सर? ग्रेडियंट को आधा करना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट को डबल कर दें, ग्रेडियंट को आधा करना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट को डबल कर दें। तो ग्रेडियंट हाफ करने के लिए मैंने जो भी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे रखी हुई थी, एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी को डबल कर दिया। तो डबल कर देने से ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली आधा हो जाता है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म, ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। हाँ बेटा बोलिए साहब। हाँ हाँ ना, फ्रिंजेस बड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, फ्रिंजेस बड़ी हो जाएंगी, फ्रिंजेस बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, बल्कि अगर देखा जाए तो बड़ी होने के बजाय मैं एक लफ्ज गलत बोल रहा हूँ, जरा सुनना। अगर ए उसने डबल किया है, ए डबल किया है, तो एक्स छोटा हो जाएगा, एक्स छोटा हो जाएगा। अगर आपने ए को बड़ा किया तो एक्स छोटा हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 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 अच्छा।